क्वेश्चन है कंसिडर ये एक्सपेंडिंग स्पेयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस, यानी उसकी जो स्पेयर है उसकी रेडियस क्या हो रही है, इंस्टेंटेनियस क्या हो रही है, एक्सपेंडिंग हो रही है, हुज टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, जबकि उसका टोटल मास है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो इज रिमेन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी जो उसकी डेंसिटी है जो वो क्या है, यूनिफॉर्मली है उसके वॉल्यूम के साथ। एंड द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, यानी जो रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी डी रो बाई डी टी अपॉन रो, ये क्या है हमारा कांस्टेंट दे रखा है इसमें। अब हमें पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, जो उसकी वेलोसिटी होगी एनी पॉइंट पे वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ से जो इसकी एक्सपेंडिंग की तो वेलोसिटी की जो यानी किस टाइप से चाहे यहाँ पे एक्सपेंड करेगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है जो इसकी मास क्या है हमारा कांस्टेंट, तो पहले हम देख लेते हैं मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका अगर मास की बात करेंगे तो मास क्या होगा हमारा, अगर ये इसकी रेडियस क्या है, इस टाइम पे मान लेते हैं रेडियस क्या है इसकी, आर रेडियस है, ये कोई इस टाइप से हमारा स्फीयर है, ठीक है, और इसकी आर रेडियस है। तो यहाँ पे इसका अगर वॉल्यूम अगर देखेंगे तो एक तरह से अगर इसका मास की बात करेंगे तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो इंटू हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, m/v होती है। अगर मास फाइंड करेंगे तो रो इंटू क्या हो जाएगा v, तो और v क्या होता है स्फीयर का 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें m क्या दे रखा है कांस्टेंट, और डी रो बाई डी टी हमें इसमें क्या दे रखा है, इंटू रो के कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ से अगर इसका अगर हम क्या करेंगे, जो m इक्वल टू हमारा क्या है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। ये क्या है हमारा एक, अगर इस मान लें इसको और इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ डिफरेंस कर दें तो m क्या हमारा कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या है वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर इज, तो यहाँ से वो किस टाइप से किस तरह से हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, यानी हमें पूछा क्या है यहाँ पे dr/dt है जो किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी जो इसकी रेडियस चेंज हो रही है वो किस तरह से चेंज हो रही है, किसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। फिर ये क्या है एक तरह से 4/3 इंटू पाई इंटू क्या है आर क्यूब, और रो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रो के लिए हो जाएगा डी रो बाई डी टी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है दो वेरिएबल है इसमें आर और रो, यानी तो इसका मतलब क्या था यहाँ पे एक कांस्टेंट सी इक्वल टू क्या था यहाँ पे x इंटू वाई, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होता है यहाँ पे आ जाएगा y इंटू डी एक्स बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी आएगा। तो इसका अगर t के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे पहले हमने किसका कर दिया, रो का कर दिया, अब किसका करेंगे यहाँ पे आर क्यूब का। तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आ जाएगा यहाँ से आर क्यूब का करेंगे तो 3r² इंटू आ जाएगा dr/dt, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में रो, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 0, तो अब इसको अगर फर्दर अपन सोल्व करते हैं यहाँ से तो ये 4/3 और यहाँ से अगर दोनों तरफ से मैं ये कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी अब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आर क्यूब डी रो बाई डी टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3r² रो dr/dt, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में अगर इसको फर्दर अपन सोल्व करें आगे तो सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ये r² से भी अगर कॉमन लेंगे तो ये भी r² हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये बचेगी r/3 ये क्या है यहाँ पे वैल्यू आएगी r/3 1/रो डी रो बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से dr/dt। मैंने क्या इसकी एक इक्वेशन क्या लिख दी, सीधी लिख दी यहाँ पे। अगर इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा r³ डी रो बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3r² रो dr/dt, जो कि क्या होगा यहाँ पे माइनस में होगा
तो माइनस में होगा, तो फिर मैंने क्या किया, आर स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ पे क्यों एक आर बचेगा यहाँ पे, तो ये r/3 इस टाइप से आया यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, जो एक तरह से ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, डी रो बाई, ये वैल्यू यहाँ पे डी रो बाई रो डी टी क्या दे रखा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई यहाँ से 1/रो डी रो बाई डी टी, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पे जो इस पे जब वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ अकेली आर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट इतनी। ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या रहा है यहाँ पे आर, यानी 1/3 माइनस का 1/3 भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से dr/dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तरह से किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यानी जो उसकी जो एक्सपेंडिंग रेट है वो क्या किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dr/dt इंटू आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आर। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ो, वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप गैदर अप करो, इकट्ठा करो, उसके बाद आप पैसेज में से अगर वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो उसको यूज करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोला क्या गया है कि एस्टिमेट द वेवलेंथ एट विच द प्लाज्मा रिफ्लेक्शन विल अकर फॉर अ मेटल having the density of electrons n is equals to 4 into 10 to power 27 meter cube per meter cube, sorry, epsilon नॉट की वैल्यू 10 to power minus 11, मास दिया हुआ है 10 to power minus 30। ठीक है, where these quantities are in proper SI unit। SI यूनिट आपको लिख के नहीं बताइए, SI यूनिट्स में ये सारा का सारा जो सिस्टम है, तो आपको बतानी है वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस पैसेज को पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, इसका प्रीवियस पार्ट जो है उसमें हमें पता चला कि जो ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा क्या, ओमेगा पी, यानी कि ओमेगा पी क्या है, देखो ये रहा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो आपके पास आएगी √NE² अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैसे निकाला, इसको आप चाहे डायमेंशनली हैक करके देख सकते हो, इसकी जो डायमेंशन आएगी ओमेगा पी के बराबर आएगी। ठीक है, n क्या है नंबर डेंसिटी, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो ओमेगा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई f लिख सकता हूँ, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने √NE² अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, f को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो c इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। ठीक है, यही होता है, तो f को क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन लैम्डा, तो ये लिख सकता हूँ 2 पाई c अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू √NE² अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक्चुअली c कैसे लिखा है मैंने, देखो इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन को मिला के न्यूट्रल प्लाज्मा बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बारे में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि n जो है नंबर डेंसिटी है, m जो है मास है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और रिलेटिवली डिस्प्लेस हो जाते हैं हैवी पॉजिटिव आयन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो द इलेक्ट्रॉन बिकम्स टू ऑसिलेट the positive ion with a natural angular frequency omega p, which is called plasma frequency. To sustain the oscillation, a time varying electric field needs to be applied that has an angular frequency omega, where the part of energy is absorbed and the part of it is reflected. So omega approaches omega p, all the free electrons are set to resonate together and all energy is reflected. This is the explanation of high reflectivity of metals. ठीक है, मतलब कि एक different kind of theory है जो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, प्लाज्मा थ्योरी बोलते हैं जिसको। ठीक है, प्लाज्मा से फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उन पार्टिकल्स को जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऑसिलेट करवाया जाता है। ठीक है, और उस ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, एक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इस पैसेज में दी गई है। ठीक है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 2 पाई c। ठीक है, 2 पाई c आ जाएगा और इधर जाएगा √m एप्सिलॉन नॉट अपॉन NE², ये आ जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 पाई इंटू 3 × 10⁸। ठीक है,
सारी वैल्यूज किस में, SI यूनिट्स में। अंडर रूट मास कितना है, मास की वैल्यू रखनी है आपको 10⁻⁻30, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है भाई 10⁻⁻11, n की वैल्यू रखनी है भाई आपको 4 × 10⁻27, ठीक है। और ई स्क्वायर क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 × 10⁻⁻19 की पावर 1.6 × 10⁻19 की पावर 2, ठीक है, ये रखना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लियर लिख के दिखा देता हूँ। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π × 3 × 10⁸ अंडर रूट 10⁻30 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻27 × 1.6 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 600 × 10⁻9 मीटर, या मैं बोल सकता हूँ 600 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।